भाग ए। मानव उत्पत्ति से लेकर ईसा पूर्व 2500 तक। इस काल के आरंभिक समय को पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल तथा बाद के समय को पूर्व हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, जिसमें मेहरगढ़, अमरी, किली गुल मोहम्मद धोलावीरा और बागोर आदि पुरातात्विक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण जगह हैं। यहाँ खुदाई में काफी अवशेष जैसे मिट्टी के बर्तन, पत्थर और तांबे के औजार, टोकरी और अन्य सामान मिले हैं। हड़प्पा से पूर्व इन्हीं जगहों से कच्चे पक्के ईंटों के मकान भी मिले हैं, जिसे प्रागैतिहासिक काल की संस्कृति कहते हैं। पुरापाषाण काल अर्थात पाषाण युग के पूर्व का काल। प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने सबसे पहले पत्थर के औजार का उपयोग आरंभ किया। ये होमोसेपियन, आधुनिक मानव, के उदय और उनके आरंभिक विकास का काल था। इस दौरान मानव इतिहास का विकास हुआ। इस काल के बाद से मध्यपाषाण युग का प्रारंभ हुआ। भारत में पुरापाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के कुरनूल, कर्नाटक के हुंजी, उड़ीसा के कुलियाना, राजस्थान के डिडवाना के श्रृंगी तालाब के निकट और मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघनपुर में भी मिलते हैं। इन अवशेषों की संख्या मध्यपाषाण काल के प्राप्त अवशेषों से बहुत कम है। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों तथा औजारों के प्रकारों के आधार पर निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। निम्न पुरापाषाण काल 1, 2 मध्य पुरापाषाण काल, 3 उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल। 1 निम्न पुरापाषाण। इस समय मनुष्य पत्थरों से निर्मित औजार का प्रयोग करते थे, जैसे हस्तकुठार, खंडक, विदारणी। अधिकांश पुरापाषाण युग हिम युग से गुजरा है। निम्न पुरापाषाण स्थल भारतीय महाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं, जिसमें असम की घाटी, सिंधु घाटी, बेलन घाटी और नर्मदा घाटी प्रमुख हैं। 2 मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल में शल्क उपकरणों का प्रयोग बढ़ गया। मुख्य औजार के रूप में पत्थर की पपड़ियों से बने विभिन्न प्रकार के फलक, वेधनी, छेदनी और खुरचनी मिलते हैं। पुरातत्व विभाग को वेधनियां और फलक जैसे हथियार भारी मात्रा में मिले हैं। 3 उच्च पुरापाषाण काल में आर्द्रता कम हो गई थी तथा हिमयुग की अंतिम अवस्था थी। इस काल के औजार अधिक तेज व चमकीले थे। ये औजार हमें आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बिहार के पठार में मिले हैं। पुरापाषाण काल की मिली कुछ तस्वीर को चित्र संख्या 2 देखें। मध्यपाषाण काल मनुष्य के विकास का वह अध्याय है जो पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल में मध्य में आता है। कुछ विद्वान इस काल को 40,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष ईसा पूर्व तक मानते हैं। नवपाषाण काल मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 8-10,000 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, जिसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। ऐसे आज के वैदिक अनुयायियों का मानना है कि इस होमोसेपियन से मानव, डार्विन का सिद्धांत, का निर्माण नहीं हुआ है। मानव का निर्माण तो वस्तुतः किसी ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा, ब्रह्मा, के द्वारा हुआ है, जो विकसित स्वरूप और सभ्यता संस्कृति के साथ धरती पर अवतरित किया गया था, जिसके बारे में भिन्न भिन्न वैदिक ग्रंथों के अंदर बहुत ही रोचक कहानियां भी उद्धृत हैं, जो आज भारतीय समाज में काफी प्रचलित हैं। लेकिन इन रोचक सभ्यता संस्कृति के वर्णन अनुसार उस काल का कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। इस रोचक कहानी के जैसे ही विश्व की कई अन्य मान्यतावादी संप्रदाय हैं, जिनके ग्रंथों में भी मानव का उद्भव उन सभी के अपने अपने स्थापित ईश्वरीय शक्ति के द्वारा हुआ है। तब तो इन सभी संप्रदायवादियों को मिलकर ये तय करना चाहिए कि आखिर मानव का निर्माण किसके ईश्वर ने कब और कहाँ किया था। मेहरगढ़ की सभ्यता संस्कृति मान्यताधारी लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये स्थल वर्तमान पाकिस्तान के पश्चिम में सिंध बलूचिस्तान सीमा पर बोलन नदी के किनारे कच्छी मैदान पर स्थित है, जहां नवपाषाण युग 8000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व के बहुत से अवशेष मिले हैं। ये स्थान विश्व के उन स्थानों में से एक है जहां प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूं एवं जौ की खेती करते थे तथा भेड़, बकरी एवं अन्य जानवर पालते थे। भारतीय इतिहास में इस स्थल का महत्व अनेक कारणों से है।
ये स्थल भारतीय उपमहाद्वीप को नवपाषाण काल निर्धारण के अधिक समीप ले आता है। इसके अतिरिक्त इस स्थल से सिंधु सभ्यता के विकास और उत्पत्ति पर प्रकाश पड़ता है। ये स्थल हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का ऐसा स्थल है जहां से हड़प्पा जैसी ईंटों के बने घर मिले हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त होने वाली अन्य वस्तुओं में बुनाई की टोकरियां, औजार एवं मनके हैं जो बड़ी मात्रा में मिले हैं। इनमें से अनेक मनके अन्य सभ्यताओं के भी लगते हैं जो या तो व्यापार अथवा प्रवास के दौरान लाए गए होंगे। बाद के स्तरों से मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार, हथियार और समाधियां भी मिली हैं। इससे पता चलता है कि मेहरगढ़वासी ईसा से लगभग 6-7 हजार वर्ष पूर्व में हड़प्पा जैसे पक्की ईंटों के मकान एवं बर्तन भी बनाते थे। यदि इसकी समुचित खुदाई की जाए तो ये स्थल इस क्षेत्र में मानव सभ्यता के विकास पर नए तथ्य उद्घाटित कर सकता है। अभी तक की इस खुदाई में यहाँ से नवपाषाण काल से लेकर कांस्य युग तक के प्रमाण मिलते हैं, जो कुल 8 पुरातात्विक स्तरों में बिखरे हैं। यह 8 स्तर हमें लगभग 5000 वर्षों के इतिहास की जानकारी देते हैं। इनमें सबसे पुराना स्तर जो सबसे नीचे है नवपाषाण काल का है और आज से लगभग 9000 वर्ष पूर्व का है। वहीं सबसे नया स्तर कांस्य युग का है और तकरीबन 4000 वर्ष पूर्व का है। नवपाषाण काल की मिली कुछ तस्वीरों को चित्र संख्या 3 देखें। भाग बी। ईसा पूर्व 2500 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 2000-1500 वर्ष तक। ईसा पूर्व 2500 से लेकर ईसा पूर्व 1500 तक के काल में 1000 वर्षों का समय आता है। वर्तमान में भारतीय भूभाग के अंदर कई जगहों से विकसित नगर का उद्भवन होने के साथ साथ उनका साक्ष्य भी आज संग्रहित करने का कार्य हुआ है। इस साक्ष्य युक्त सभ्यता का उद्भवन किसी वैदिक शास्त्रों की जानकारी से नहीं बल्कि इसका प्रथम उद्भेदन 1826 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मैसन को किसी कार्य करने के दौरान हुआ था। पुनः 1856 ईस्वी में विस्तृत जानकारी मिली, परंतु खुदाई 1921 में शुरू हुई। इस साक्ष्य का प्रथम उत्खनन क्षेत्र सिंधु नदी के किनारे मिलने की वजह से इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बहुत ही व्यापक था। सिंधु घाटी सभ्यता के अधीन अभी तक लगभग 1500 केंद्रों की पहचान करते हुए उत्खनन का कार्य हुआ है, जिसमें 1000 से ऊपर का केंद्र बिंदु वर्तमान भारत के क्षेत्रों में आता है। इस सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल संसार में अभी तक मिली सभी सभ्यताओं से बड़ा है। इसका क्षेत्र पुराने पंजाब से लेकर बलूचिस्तान तक, फिर आज के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर का मांडा और पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संगोल और हरियाणा का राखीगढ़ी, भीरदाना, बनावली, कुनाल, मिताथल और राजस्थान का कालीबंगा, तरकनवला और गुजरात का लोथल, सुरकोता, रंगपुर, रोजदी, मालवाड़, देसलपुर, धोलावीरा, प्रभास पाटन, भगतराव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, बड़ा गांव, अम्बखेरी, हुलास से काफी विकसित और नगरीय सभ्यता का साक्ष्य मिला है। इन नगरीय साक्ष्यों में व्यवस्थित ढंग से साधारण मकानों का निर्माण देखने को मिलता है, लेकिन अधिकांश मकानों की बनावट कच्ची पक्की ईंटों की मिली है। गलियों का निर्माण भी पक्की ईंटों का मिलता है, यानी कि शहरों का निर्माण बिल्कुल ही कुशल कारीगरों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया गया होगा, जो काफी उन्नत सभ्यता संस्कृति की ओर इशारा करता है। उस सभ्यता की अपनी लिपि थी जिसके काफी साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन उस लिखावट को व्यवस्थित रूप से पूर्णरूपेण पढ़ने के सभी प्रयास अभी तक असफल रहे हैं। इसलिए सिंधु सभ्यता इतिहास प्रोटोहिस्टोरी में आता है। फिर भी आज के छद्म मंत्रों वाले अनुयायी अपनी उपस्थिति को वैदिक काल से भी पूर्व द्वापर युग और त्रेता युग से जोड़ते नहीं थकते हैं। उस सभ्यता में बने सभी स्नानागार की बगल में एक स्थान मिलता है जिसके बनावट का साक्ष्य आज के स्तूप से मिलता है। इस सभ्यता में अब तक प्राप्त सभी साक्ष्यों पर चित्रों के साथ चर्चा करते हैं। खुदाई से प्राप्त ये पहला पक्की ईंटों से बना छोटा और बड़ा नगर का साक्ष्य मिला है, लेकिन हर नगर में बने सभी घरों की तकनीकी बनावट एक जैसी प्राप्त हुई है। यह वहां के सभी नगरों के लोगों का एक दूसरे से तकनीक का आदान प्रदान करते हुए जिंदगी जीने की ओर इशारा करता है। देखें चित्र संख्या 4 को। द्वितीय, हर नगर के मध्य में पक्की ईंटों से बना हुआ जलाशय प्राप्त हुआ है। देखें चित्र संख्या 5 में।
साथ ही उस जलाशय के पास में स्तूप की बनावट मिली है। इसे आप क्या कहेंगे? देखें चित्र संख्या 6। यद्यपि इसके आसपास किसी भी प्रकार का कोई मंदिर या किसी देवी देवता की कोई मूर्ति नहीं मिली है, फिर भी आज के परंपरा में लाभ प्राप्त कुछ तथाकथित लेखक अपनी कल्पना से पूर्व में प्राप्त सभी साक्ष्यों को अपनी आज की परंपरा से जोड़कर दिखलाते हैं। दरअसल इसे अपने मानसिक वर्चस्व को कायम करने का गुण भी कहा जाता है। बहुत कम ऐसे लेखक मिलेंगे जो निर्विकार रूप में रहते हुए प्राप्त साक्ष्यों की विवेचना करते हैं। इनमें से भारत के अधिकांश लेखक अपने आज के माहौल से प्राप्त सोच के अनुसार ही उत्खनन द्वारा प्राप्त साक्ष्य का चित्रण और विवेचन करते हैं। चित्र संख्या 7 में मिट्टी के सील पर बने एक साधनारत पुरुष की तस्वीर मिली है। साधना भारत की पुरानी परंपरा है, यह सही बात है, लेकिन किसी निराकार साधनारत व्यक्ति की तस्वीर को आज के जटाधारी, सर्पधारी, त्रिशूलधारी, डमरूधारी, बाघछालधारी, चंद्रधारी शिव से तुलना करना कहाँ की बुद्धिमानी है? भाई, साधना तो निराकार यथाभूत साधना भी होती है, जिसके माध्यम से पूर्व काल में भी सभी सम्यक बोधि प्राप्त लोग विपश्यना में लीन होकर साधनारत होते थे। चित्र संख्या 7 में दी गई तस्वीर को आप भी देख सकते हैं। इस साधनारत पुरुष को आज के प्राप्त शिव जी के चित्रों से कैसे और किस आधार पर आज के लेखक जोड़ते हुए तारतम्य बैठने पर लगे हुए हैं। आइए देखें। आज के शिव जी के माथे पर जटा पाई जाती है, लेकिन इस साधनारत पुरुष के माथे पर कोई जटा नहीं है। आज के शिव जी के ललाट पर चंद्रमा की छवि पाई जाती है, लेकिन साधनारत व्यक्ति का ललाट बिल्कुल साफ है। आज के शिव जी के हाथ में डमरू हमेशा रहता है, लेकिन इस साधनारत पुरुष के हाथ में कोई वाद्य यंत्र नहीं है। आज के शिव जी के ललाट पर तीसरा नेत्र होता है, जिसकी वजह से इन्हें त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं, लेकिन साधनारत पुरुष एक साधारण मानव के समान है। हाँ, साधनारत मूर्ति के ललाट पर एक गोल बिंदी बनी है, और वैसी ही बिंदी सभी बुद्ध के ललाट पर भी मिलती है। आज के शिव जी के हाथ में या पास में एक हथियार के रूप में त्रिशूल जरूर रहता है, लेकिन ये साधनारत पुरुष बिल्कुल ही हथियार विहीन होकर साधना में रत है। आज के शिव जी हमेशा अपनी कमर में बाघ की छाल धारण किए हुए रहते हैं, लेकिन ये साधनारत पुरुष साधारण लिबास में दिख रहे हैं। आज के शिव जी के पास एक नंदी बैल मात्र होता है, लेकिन इस साधनारत पुरुष के इर्द गिर्द भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। आज के शिव जी के गले में सर्प की माला होती है, लेकिन ये साधनारत पुरुष सर्पविहीन है। आज के शिव जी को कई चित्रों में 4, 6 या 8 हाथों के साथ दिखाया जाता है, लेकिन ये साधनारत पुरुष सामान्य मनुष्य के शारीरिक बनावट वाली मुद्रा में है। आप इसको क्या कहेंगे? सीलों पर प्राप्त चित्रों को गौर से देखें। इससे उस काल में भी साधनारत पुरुष का प्रकृति प्रेम स्पष्ट रूप से दिखता है। प्राप्त चित्रों में जानवरों के सींग को अपनी शोभा हेतु सिर पर धारण किए हुए हैं। द्वितीय तस्वीर में उनके आसपास उस जमाने में शेर, हाथी, गैंडा, बैल, भैंस, खरगोश, हिरण के साथ साथ खेलते हुए या निर्भीक विचरण करते हुए मनुष्यों के रहने का कैसा सुंदर वातावरण दर्शाता है, यह कोई भी देखकर स्पष्ट रूप से बता सकता है। लेकिन आज के भारतीय तथाकथित जाति और वर्ण आधारित सामाजिक वातावरण में जानवर को तो छोड़ दें, मनुष्य ही अपने आसपास के रहने वाले मनुष्यों को तुच्छ मानते हुए ढुकारने में लगा रहता है। चित्र संख्या 8 में जो तस्वीर दी गई है, वह स्पष्ट रूप से प्राचीन और आज की बौद्ध संस्कृति के पहनावे से मिलती हुई तस्वीर है। इस तस्वीर के ललाट पर आकर्षक बिंदी युक्त पटीनुमा मुकुट देखने को मिलता है। भगवान बुद्ध के ललाट पर भी इसी प्रकार की बिंदी देखी जा सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि ये उस समय के सम्राट या उस समय के कोई प्रमुख मार्गदाता होंगे। इस नगरीय सभ्यता में निर्मित मकानों के साक्ष्यों में एक विशिष्ट आकार का मकान मिलता है। इससे साफ पता चलता है कि हर नगर में एक प्रधान व्यक्ति होता होगा जो सभी का मार्गदर्शन करता होगा। लेकिन उस मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति का कपड़ा पहनने का सलीका आज किस प्रकार के लोगों की वेशभूषा से मेल खाता है, यह कोई भी एक नज़र में देखकर बता सकता है। लेकिन आज के तथाकथित लेखक इस वेशभूषा पर चुप हो जाते हैं। इस काल के बाद में हुए मार्गदाता गौतम बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां मिलती हैं, उसमें पहने हुए वस्त्र चित्र संख्या 8 के पहनावे से पूर्णता मेल खाती हैं। चित्र संख्या 6 में जो स्तूप की तस्वीर मिली है, वह भारत में गुप्त और मौर्य काल में निर्मित स्तूप की बनावट से हूबहू मेल खाती है।
यानी कि उस संस्कृति में भी स्तूप की परंपरा थी। आज के सभी पाठकगण जानते हैं कि स्तूप परंपरा की कोई भी मान्यता वैदिक या आज की ब्राह्मणी परंपरा में नहीं है। अभी तक जो भी साक्ष्य आप लोगों ने देखे हैं वे सभी भारत के बौद्धिक परिवेश का मुख्य परिधान और बनावट का अंग रहा है। ईसा पूर्व काल के भाग बी में बहुत बड़ी मात्रा में सील मोहरें मिली हैं, जिस पर उद्धृत लिपि को देखकर आज कोई भी कह सकता कि यह वैदिक लिपि नहीं है। यह अलग बात है कि इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसे चित्र संख्या 9 में देख सकते हैं। साथ ही प्राप्त मोहरों पर जो छवि बनी हुई है वह आज की वैदिक ब्राह्मणी परंपरा से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। वह विशुद्ध रूप से प्रकृति और जानवरों से जुड़ी हुई संस्कृति को दर्शाती है। चित्र संख्या 10 में एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसके पेट से अंकुरित पत्ते के साथ एक पौधे को दिखाया गया है। ये प्रकृति की प्रजनन प्रक्रिया को दर्शाता है, लेकिन आज के लेखक इसे आज की देवी से जोड़ते हुए मातृ देवी कहते नहीं थकते हैं। सिंधु सभ्यता की खुदाई में काफी सील मिली हैं, जिसको आप लोग ऊपर चित्र संख्या 9 में देखे होंगे। इन सभी सीलों में एक समान आकार का चित्र देखने को जरूर मिलेगा और वह समान आकार वाला चित्र 6 तीली वाले चक्र का निशान है। यानी उस काल में भी गौतम बुद्ध के 8 अंगों वाले चक्र के जैसे 6 अंगों वाले चक्र की प्रधानता थी। इन सब प्राप्त साक्ष्यों के साथ साथ चित्र संख्या 11 में भारी मात्रा में टेराकोटा मिट्टी की पकाई हुई छोटी मूर्तियां, खिलौने, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन तथा घरेलू उपकरण प्राप्त हुए हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से एक भी वैदिक परंपरा में प्रयुक्त मंदिर की बनावट के साथ स्थापित देवी देवताओं की मूर्ति नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात है कि वैदिक परंपरा में मंत्रों की प्रधानता है, जिसमें देवताओं को अपने अधीन करते हुए पुरोहितों द्वारा अनुष्ठान करने की प्रणाली है, जबकि सिंधु काल से किसी मंत्र का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। फिर तथाकथित लेखक कैसे उस संस्कृति को आज की वैदिक संस्कृति से जोड़ते हैं? इस सभ्यता के प्रारंभ से लेकर अंत तक किस सम्राट का शासन था, इसका पता लगाना या इस पर टीका टिप्पणी करना बहुत ही कठिन है, लेकिन कोई न कोई तो इस सभ्यता को संचालित करने वाला जरूर रहा होगा। क्योंकि आज खुदाई से प्राप्त हर नगर के अंदर एक विशिष्ट और उत्कृष्ट शैली का एक भवन मिला है। अर्थात प्रत्येक नगर के अंदर एक शासक का होना निश्चित माना जा सकता है। लेकिन आज तक उन शासकों के नामों की जानकारी कोई भी लेखक नहीं दे पाए हैं। भाग सी, ईसा पूर्व 2000 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष तक। इसी कालखंड में आज के तथाकथित लेखक वैदिक सभ्यता का उदय दर्शाते हैं, जबकि इस काल में भारत के कई अन्य क्षेत्रों से कई सभ्यताओं का मिलना हुआ है। आज उन सभी प्राप्त सभ्यताओं को ताम्रपाषाणिक सभ्यताएं कहते हैं, जबकि प्राप्त साक्ष्य कुछ अलग कहानी दर्शाते हैं। अभी तक प्राप्त प्रागैतिहासिक काल की निम्न संस्कृतियां हैं। 1. कायथा संस्कृति 2000 से 1800 ईसा पूर्व। 2. मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व। 3. आहर संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व। 4. गैरिक मृदभांड संस्कृति 2000 से 1500 ईसा पूर्व। 5. सवाल्दा संस्कृति 2000 से 1800 ईसा पूर्व। 6. चिरान संस्कृति 1500 से 750 बीसी। 7. जोरवे संस्कृति 1400 से 700 बीसी। 1. कायथा संस्कृति 2000 से 1800 ईसा पूर्व। इस संस्कृति का साक्ष्य मध्य प्रदेश में उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों से मिलता है। इस काल में निवास करने वाले लोगों से रंग बिरंगे मिट्टी के बर्तनों का साक्ष्य मिला है, जिनमें मुख्य रूप से हांडी, कटोरा, तसला और मटका जैसे बर्तनों पर गुलाबी रंग की चित्रकारी, लोटे पर पांडुरंग की चित्रकारी और कटोरी थालियों पर लाल रंग की चित्रकारी मिलती है। कायथा संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। इस संस्कृति में गेहूं, जौ, दलहन आदि की खेती के साथ साथ पशुपालन करने का साक्ष्य मिला है। सभी लोगों के मकान घास फूस और बांस के बने होते थे। वे लोग पत्थर के साथ साथ तांबे से बने हुए औजारों का उपयोग करते थे। इस काल में धातु से बने हुए कई तांबे की चूड़ियां, कुल्हाड़ियां, तांबे की छेनी, मनके का हार, लोहे के कई उपकरण, मिट्टी की पशु और मानव की छोटी मूर्तियां जैसे कई अवशेष मिले हैं। 2. मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व।
मालवा संस्कृति का क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश के कायथा संस्कृति का क्षेत्र के साथ महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्रों से मिलता है। ये ताम्रपाषाण संस्कृति थी। पुरातात्विक रूप से इस काल में अच्छे प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुछ दूधिया स्लिप वाले लाल रंग के बर्तन मिले हैं। मालवा संस्कृति से जो मकान का साक्ष्य मिला है वह कच्ची ईंटों से गोलाकार रूप में बने होते थे। 3. आहर संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व। आहर संस्कृति का केंद्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी था। यहाँ आहर और गिलुन नामक स्थलों की खुदाई हुई है। आहर में पत्थर के बजाय तांबे की सपाट कुल्हाड़ियां, चूड़ियां और चादरें, एक चादर कांसे की, प्रयोग में लाए जाने का प्रमाण मिला है। आहर का पुराना नाम तंबावती यानी तांबे वाली जगह था। गिलुन इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र था। इस संस्कृति के लोग भांति भांति के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, जिनमें व्यापक प्रयोग काले लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों 2000 ईस्वी पूर्व का होता था। ये सभी चाकोपर के बने हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ के लोगों में मवेशी, गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस, ऊंट का पालन के साथ साथ मुख्य रूप से खेती करने का साक्ष्य मिला है, जिसमें मुख्य अनाजों में चावल, गेहूं, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, दलहन तथा मटर के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ के लोग मांसाहारी थे। वहां से हिरन का शिकार करने का साक्ष्य मिला है। पशु अवशेषों की पहचान घोड़े, गधे या जंगली गधे के रूप में की गई है, लेकिन घोड़े की उपस्थिति के बारे में स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। 1500 ईस्वी पूर्व में गिलुन में लोग अपना घर गीली मिट्टी थोपकर और कभी कभी कच्ची ईंटों के बनाते थे, लेकिन आहर के लोग पत्थर के घर में रहते थे। 4. गैरिक मृदभांड संस्कृति 2000 से 1500 ईसा पूर्व। गंगा यमुना के दोआब में ईसा से 1500 से 2000 वर्ष पूर्व की संस्कृति का साक्ष्य मिलता है। गैरिक मृदभांड की संस्कृति में सरकंडों द्वारा निर्मित घर मिले हैं, जिस पर मिट्टी का लेप लगा होता था। घरों का फर्श थापी गई मिट्टी से बनी होने का प्रमाण मिलता है। इस संस्कृति का साक्ष्य सर्वप्रथम 1950 में उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास रिसोली और बिजनौर के पास राजपुर परसा से प्राप्त हुआ था। 5. सवाल्दा संस्कृति 2000 से 1800 ईसा पूर्व। सवाल्दा संस्कृति की पहचान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों से हुई है। ये ताम्रपाषाण संस्कृति थी। पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में मिट्टी के बने 2-3 कमरों के मकान के साक्ष्य के अलावा तांबा, कांसा की बनी चूड़ियां, मनका, मिट्टी के छोटे खिलौने, हड्डी के बने औजार, हल्के भूरे चॉकलेटी रंग के मिट्टी के बने बर्तन प्राप्त हुए हैं। 6. चिरान संस्कृति 1500 से 750 बीसी। चिरान संस्कृति की पहचान बिहार प्रांत के सारण जिले के पास डोरीगंज के पास से हुई है। प्रागैतिहासिक काल के प्राप्त सभी स्थानों में चिरान से सबसे ज्यादा अवशेष प्राप्त हुए हैं। खुदाई में यहाँ से गेहूं और पत्थर के औजार मिले हैं। 7. जोरवे संस्कृति 1400 से 700 बीसी। जोरवे संस्कृति का क्षेत्र कोंकण को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र का क्षेत्र था। ऐसे इस संस्कृति का मुख्य केंद्र बिंदु इनामगांव और दैमाबाद था। यहाँ से एक महिला के पेट से अंकुरित पौधे की मूर्ति और सांड की छोटी मूर्ति मिली है। इसी महिला की मूर्ति को आज के तथाकथित कुछ लोग मातृ देवी कहते हैं, लेकिन मातृ देवी लिखा हुआ या इनके चमत्कार की बात कहीं नहीं मिली है। पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा ये लोग वस्त्र निर्माण से परिचित थे, क्योंकि यहाँ से कपास, सन, सेमल के रेशे से बने धागे का मिलना हुआ है। यहाँ से धान, गेहूं और दाल की खेती का भी साक्ष्य मिला है। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियों में नगरीकरण का साक्ष्य मिलता है, जिसमें दैमाबाद और इनामगांव प्रमुख हैं। कृषक समुदाय के उद्भव का सबसे पुराना साक्ष्य इसी जगह से प्राप्त हुआ है। यहाँ से आरंभिक कृषक और पशुपालक समुदाय के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई सतयुग और त्रेतायुग से युक्त कोई वैदिक वर्ण या जाति का निशान प्राप्त नहीं हुआ है। फिर किस आधार पर वैदिक संस्कृति का उद्गम काल ईसा पूर्व 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी तक के बीच के काल को बताया जा रहा है? वास्तव में इस काल में ताम्रपाषाण संस्कृति प्रचलित थी और इससे संबंधित बहुत सारे साक्ष्य भी मिले हैं, परंतु वेद में वर्णित तथ्य और इस काल से प्राप्त साक्ष्यों के बीच कोई मेल नहीं है। क्या किसी भी सभ्यता संस्कृति को अपने काल्पनिक चित्रण से जोड़कर बताना उचित है?
क्या आपको यहाँ भी उस गंगा नदी के जैसा हिमालय पहाड़ पर बैठे त्रिलोकीनाथ की जटा से निकलने वाली कहानी का आभास नहीं कराता है? आज भी वैदिक शास्त्रों के अनुयायी गंगा को स्वयंभू त्रिलोकीनाथ की जटा से निकलने की बात बोलते हैं। लेकिन आज इस ज्ञान विज्ञान के युग में भी कोई जटा में से भागीरथ नाम के व्यक्ति द्वारा गंगा को निकालने की बात कहे तो कैसा लगेगा? ठीक उसी प्रकार भारत में ईसा पूर्व 600 से पहले के प्राप्त साक्ष्यों को देखने से प्रतीत होता है। उस समय की प्राप्त लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, फिर भी वैदिक संस्कृति में जो वेद लिपिबद्ध थे या श्रुति परंपरा में थे, उनको आज के लोग कैसे समझ गए या श्रुति रूप में कैसे प्राप्त कर लिया? क्या उस काल की सिर्फ वैदिक कर्मकांड की बातें ही श्रुति में आज से 100-200 साल पहले आ पाई थी? बाकी ऐतिहासिकता की अन्य सभी जानकारियां अंग्रेजों के भरोसे जमीन में दफन हो गई थी। 17वीं शताब्दी में अगर भारत में अंग्रेज उपस्थित नहीं होते और वे भारत की पुरातात्विक खुदाई नहीं करते, तो शायद इस ऐतिहासिक जानकारी से आज हम सभी अनभिज्ञ ही रहते। उन यूरोपीय विद्वानों की खुलकर प्रशंसा करने में अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिन्होंने उस समय सभी के सामने प्राचीन भारत के इतिहास की सच्चाई को जमीन के नीचे से खुदाई द्वारा बाहर करते हुए साक्ष्य सहित प्रस्तुत कर दिखाया। दूसरी बात, आज के वैदिक संस्कृति की मान्यतानुसार इसके संस्थापक ब्रह्मा है, लेकिन उनका किसी भी काल में कोई भी साक्ष्य का नामो निशान नहीं मिलता है। फिर इस वैदिक सभ्यता का प्रारंभ कैसे हो गया? तीसरा, शैव पंथ के कुछ मतावलंबी भी अपनी परंपरा का शुभारंभ उस सभ्यता में देखते हैं, जबकि शैव पंथ के संस्थापक आदिशंकर हैं, जिनका जन्म 788 ईस्वी में केरल में हुआ था। फिर आज के शैव पंथी लोग बताएं कि उनके आदिशंकर जैसे संस्थापक के पूर्व ही शैव पंथ कैसे स्थापित हो गया। कुछ देर के लिए शंकराचार्य को काल्पनिक और मनगढ़ंत संस्थापक मानते हुए पूर्व के साक्ष्यों का अवलोकन करें, फिर आप लोग ही उन साक्ष्यों को देखकर बताएं। मेल की जटाधारी, सर्पधारी, बाघ छालधारी, डमरूधारी, त्रिशूलधारी का प्रतीक चिन्ह कहाँ दिख रहा है? कहाँ आपको लिंग और योनि युक्त अर्धाकार बनावट का शिवलिंग मिला? आप लोग सिर्फ अपनी कपोल कल्पना से प्राप्त बेलनाकार पत्थरों को लिंग का नाम देते हुए शिवलिंग बना दे रहे हैं। फिर तो आप किसी भी पहाड़ी नदी की तलहटी में चले जाएं, वहां नदी की जलधारा के साथ पहाड़ों से आने वाले पत्थरों से निर्मित आकृति को देखकर उसे स्वयंभू शिवलिंग का दर्जा भी देने लग जाएंगे, जिसे आज बिल्कुल आपके काल्पनिक चित्रण द्वारा भ्रमित करने वाली विवेचना कहा जाए तो कोई गलत उक्ति नहीं होगी। आज इतिहास के तृतीय भाग सी यानी ईसा पूर्व 2000 से लेकर ईसा पूर्व 600 के बाद के काल में प्राप्त साक्ष्यों द्वारा प्रथम सम्राट के रूप में जिनका ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होता है, वह नाम मगध के सम्राट बिंबिसार का है, जिनकी राजधानी और किले के साक्ष्य वर्तमान में बिहार राज्य के राजगीर से प्राप्त हुए हैं। उनके किले और राजगीर नगर को सुरक्षा प्रदान करने वाली दीवार आज भी साक्ष्य के रूप में खड़ी है, जो पूरे राजगीर को 5 पहाड़ियों से जोड़ती हुई बनाई गई थी। इस दीवार की बनावट चीन की दीवार से काफी पुरानी साबित हो चुकी है, यानी कि सम्राट बिंबिसार से पूर्व का काल, जिसको आज वैदिक काल बोला जा रहा है, उस काल में भी बहुत से सम्राट रहे होंगे और सभी एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते होंगे। तभी तो उनसे सुरक्षा हेतु सम्राट बिंबिसार के राजगीर नगर और किले की सुरक्षा हेतु वृहत रक्षात्मक दीवार बनाई गई होंगी। लेकिन उस वैदिक काल में कौन से शासक थे? क्या आज के श्रुति वैदिक संस्कृति के ज्ञाता कुछ बता सकते हैं? यह अलग बात है कि अंग्रेजी सरकार के चले जाने के बाद भारत की पुरानी सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारियों का उत्खनन कार्य बाद के स्वार्थी सरकारों द्वारा कमजोर करवा दिया गया, अन्यथा उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों द्वारा आज प्रचलित काल्पनिक वैदिक युग की सभी बातों को प्रामाणिक तौर पर मानववादी काल कहते हुए सभी के समक्ष मुंह चिढ़ाते हुए प्रमाणित करते रहता। वैदिक काल यानी वेद का काल। वेद का काल यानी वर्णागत समाज। वेद का वर्णागत समाज यानी वैदिक मंत्रोच्चार करने वाले ब्रह्मा के मुख से जन्म लेने वाला कर्मकांडी ब्राह्मण। वैदिक मंत्र यानी उस मंत्र की संस्कृत में ऋचाएं। संस्कृत की ऋचाएं यानी उस मंत्र और ऋचाओं के आह्वान द्वारा ब्राह्मणों के अधीन रहने वाले सभी देवी देवताओं द्वारा मनोवांछित कार्य करा सकने की परिकल्पना। लेकिन क्या किसी को उस काल में वेद का वर्णागत ब्रह्मा के मुख वाले कर्मकांडी ब्राह्मण का कोई साक्ष्य मिला है? अथवा क्या किसी को इस काल में वैदिक मंत्रों वाली संस्कृत भाषा की ऋचाओं का कोई साक्ष्य मिला है? अथवा
क्या किसी को मंत्रों के अधीन होने वाले कोई देवी देवता का स्थल, मंदिर या उसमें विराजने वाली किसी देवी देवता की मूर्ति मिली है? सबका उत्तर न में ही मिलता है, अथवा मिलता भी है तो केवल काल्पनिक कथा के रूप में। कोई भी सभ्यता संस्कृति अपने अमिट साक्ष्य को छोड़ती ही है। फिर इस वैदिक सभ्यता का साक्ष्य कहाँ गया? तथाकथित लेखक महोदय अगर पूर्व की किसी सभ्यता का बगैर साक्ष्य मिले आज की किसी सभ्यता से संबंध जोड़ते हैं, तो ये पुरानी सभ्यता का अंत कतई नहीं हो सकता है। सिर्फ लोगों के सच्चाई नहीं जानने तक ही लेखक अपनी कल्पित प्रासंगिकता को बचा करके रख सकते हैं। लेकिन जिस दिन से इस कल्पित सच्चाई की जानकारी लोगों के सामने आ जाती है, उस दिन से उस कल्पित प्रासंगिकता को सभी लोग सिर्फ बकवास के अलावा कुछ भी नहीं कहेंगे। जैसे आज कोई यह कहे कि भारत में 5000 वर्ष पूर्व के लोग 25 फीट लंबे और 500 वर्ष तक जीवित रहने वाले होते थे। तो क्या आज आप उस कहने वाले की बातों को ही सुनकर सिर्फ मान लेंगे या फिर उससे कहेंगे कि जब इस प्रकार के लंबे लंबे मनुष्य होते थे तो उस प्रकार के मनुष्य का जीवाश्म आज क्यों नहीं मिलता है? जबकि करोड़ों वर्ष पूर्व के डायनासोर का जीवाश्म मिलता है। आज उसी डायनासोर के जीवाश्म के जैसा तथाकथित लेखक महोदय को भी वैदिक जीवाश्म दिखाना चाहिए था कि नहीं? भारत में 2000-1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 बीसी तक के काल के उत्खनन में किसी विकसित सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिले हैं। जो मिले हैं वे ताम्र पाषाणिक ग्रामीण सभ्यता के हैं, जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से उत्तर हड़प्पा काल वाली ग्रामीण सभ्यता के साक्ष्य भी मिले हैं। इस बीच के 900 वर्ष के काल को अंधकार युग के रूप में भी लोग जानते हैं। लेकिन आज के मनवादी लेखकों को अपने वेद और वैदिक परंपरा से मिल रहे सामाजिक सम्मान और मुफ्त की पकवान को बचाए रखने हेतु उस वैदिक परंपरा को इसी अंधकार युग में स्थापित करने की व्याकुलता दिख रही है। आज उसी व्याकुलता का परिणाम है कि भारत में करीब 100 वर्षों से जिस प्रकार के भारतीय इतिहास को मनवादी लेखक लिख रहे हैं, उसमें वैदिक काल को इसी अंधकार युग में अपनी कल्पना से बैठाते आ रहे हैं, लेकिन साक्ष्य के नाम पर उत्खनन से प्राप्त अवशेष बिल्कुल अलग कहानी बता रहा है। अगर उस परंपरा के अनुयायी लोग थोड़ी देर के लिए वेद और वैदिक काल को उसी अंधकार समय का मान भी लेते हैं, तो फिर उस तथाकथित ज्ञानमय वैदिक काल की आज तक कोई लिपि या मुद्रा क्यों नहीं दिखाते, जिससे पता चले कि उसी लिपि में वेद लिखी या बोली गई होगी। भाई ज्ञानमय वैदिक काल हो और लिखित वेद और उसमें वर्णित तथ्यों का पुरातात्विक साक्ष्य नहीं हो, क्या इसी को उत्कृष्ट वैदिक काल की सभ्यता कहते हैं? नोट: इस विषय पर प्रश्न चिन्ह इसलिए उठता है, क्योंकि श्रुति पद्धति द्वारा इस काल के रामायण, गीता, महाभारत वाले कर्मकांड के साथ साथ वैदिक मंत्र या वेद में उद्धृत की गई सभी ऋचाएं आज के काल में अक्षरशः एक आदमी से दूसरे आदमी के द्वारा सुनते और सुनाते हुए स्थानांतरित होती चली आई हैं, परंतु उस काल से प्राप्त साक्ष्यों से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी श्रुति स्मृति द्वारा आज तक प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन इस काल के संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान की सभी जानकारी ब्रिटिश काल में उत्खनन से प्राप्त होती हैं। ये सभी बातें कितनी हास्यास्पद लगती हैं। क्या श्रुति पद्धति ऐसी ही होती है, जो साक्ष्य वाली बात को गायब कर दे और अपने मनोनुकूल स्थिति को मजबूत करते हुए एक नई कहानी को जन्म दे? क्यों है न मजेदार वैदिक घालमेल की कहानी।